जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कीर्ति मेहरोत्रा जी की लिखी एक पारिवारिक कहानी। नित्या ने उठना चाहा, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह टूट रहा था। वह फिर से लेट गई। तब तक उसके पतिदेव ने उसे आवाज़ दी, नित्या, आज उठना नहीं है क्या? मेरा लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स और मम्मी पापा का नाश्ता कौन बनाएगा? देर से उठोगी फिर पूरे दिन काम का रोना रोओगी कि घर के काम खत्म ही नहीं होते। तुम और तुम्हारे बहानों से तो भगवान ही बचाए। अब उठ भी जाओ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ कोई नौकर चाकर नहीं भेजे हैं जो आराम से बिस्तर पर पड़ी रहो। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। पति वीरेश ने तंज कसते हुए कहा, रोज का सारा काम मैं ही करती हूँ। आज अगर उठने में लेट हो गई हूँ तो आपने यह कि आज क्या हुआ जो तुम अभी तक नहीं उठी हो? आप भी अपने माँ पापा की तरह मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। मुझे रात भर तेज बुखार था, पूरे शरीर में बहुत दर्द है। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। नित्या ने कराहते हुए कहा, माँ सच ही कहती है, तुम्हारे बहानों से तो कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा भला शरीर है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई बीमारी का बहाना लेकर बैठ ही जाती हो। तुम्हें देखकर तो कोई नहीं कहेगा तुम्हें कोई तकलीफ है। चलो, आज तो लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट कुछ भी मिलने से रहा। उल्टा बच्चों के लिए भी मैं ही कुछ अरेंज करूँगा, तब उन्हें स्कूल भेजो। कहते हुए वीरेश कमरे से बाहर निकल गया और एक बार भी नित्या की तरफ पलट कर नहीं देखा। वीरेश की बेरुखी देखकर नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरेश ने बाहर आकर अपने मम्मी पापा को बता दिया, आज आप लोग अपना नाश्ता खाना खुद ही देख लीजिए। मैडम जी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सास ससुर भी बड़बड़ाने लगे, हमारे नसीब में तो बहू का सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन सही रहती है, बाकी दिन बीमारी का बहाना करके आराम फरमाती है। हमसे अब यह सब काम नहीं होंगे। अपने बच्चों का इंतजाम करते जाना। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए। मैंने बच्चों का लंच बॉक्स में ब्रेड बटर देकर रेडी कर दिया है और स्कूल छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कहते हुए वीरेश दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया। सासू माँ ने उठकर अपना और ससुर जी का ब्रेकफास्ट रेडी किया और खाने बैठ गई। पति ने अपना और बच्चों का निपटा लिया। सासू माँ ने अपना और ससुर जी का निपटा लिया, लेकिन नित्या की याद किसी को नहीं आई। उससे पूछकर कोई उसे एक कप चाय और बिस्कुट ही दे देता, जिससे वह दवाई ले लेती। वह हिम्मत करके जैसे तैसे उठी। ब्रश करके उसने दूध बिस्किट लिया, फिर दवाई खाकर लेट गई। रोज सुबह 5 बजे से उठकर चक्कर घिन्नी की तरह नाचती रहती है। जिधर जो आवाज़ लगाता था उसी आवाज़ में भागती चली जाती। सबसे पहले वीरेश और सास ससुर को चाय देना, फिर बच्चों को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करना, पति और बच्चों को लंच बॉक्स देना, बच्चों को स्कूल छोड़ते जाना, वापस लौटते समय सब्जियां, दूध, फल सब लेते हुए आना। घर आकर सबसे पहले सास ससुर को ताज़ा नाश्ता बनाकर देना। घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना वह खुद ही करती है। उसने कोई मेड नहीं लगा रखी थी। बड़ा शहर था, वीरेश की आमदनी इतनी नहीं थी, इसलिए वह बड़े हिसाब से अपनी घर गृहस्थी चला रही थी। अपनी परेशानी सह लेती, लेकिन घर के किसी सदस्य को कोई कमी नहीं होने देती, जिसका फल आज उसके बीमार पड़ते ही उसके पति और सास ससुर ने उससे मुँह मोड़ लिया था। सब उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे कि जैसे वह जानबूझकर बीमार पड़ी हो। मन ही मन वह अपराध बोध से भर गई।
इधर करीबन 1 महीने से उसी रोज ही बुखार आ जाता और वह घर में रखी दवाई खा लेती और बुखार उतर जाता। वह फिर से काम में जुट जाती, लेकिन सही देखभाल न होने की वजह से वह दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी और वही कमजोरी ने उसे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से आज वह उठ तक नहीं पाई। उसके मुंह का स्वाद बिल्कुल खराब हो गया था, जिसकी वजह से उसका खाने का मन ही नहीं करता। घर में शायद कोई उससे प्यार से मनुहार करके कहता तो शायद वह थोड़ा बहुत खा लेती, लेकिन सास ससुर को तो जैसे मौका ढूंढते उसे सुनाने का। और पति, वह तो सबसे बढ़कर था। सास ससुर की तो बातें बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे इनके शब्द तीर की तरह चुभते। दोपहर में उसी शहर में रहने वाली उसकी बहन देविका उससे मिलने आई। नित्या को लेटा देखकर उसने उसे छूकर देखा और बोली, तुम्हें तो बुखार है, उठो अभी, चलो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ। आजकल बुखार की जांच करवाना जरूरी है, उसी हिसाब से इलाज होगा। उसने सहारा देकर नित्या को अपने साथ रिक्शे में बिठाया और डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ जांच में टाइफाइड निकलता है। उसने वहीं से फ़ोन करके वीरेश को वहीं बुलाया। डॉक्टर ने उसे कसकर डांट लगाई। एक ही घर में रहते हुए आपको अपनी पत्नी की गिरती सेहत नहीं दिखाई दी, या फिर देखकर भी नज़रअंदाज करते रहे कि वह पड़ गई तो घर के काम कैसे होंगे। एक औरत अकेले पूरा घर को संभाल सकती है, लेकिन उसके जरा से भी बीमार होने पर घर में कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता, बल्कि अपने कड़वे शब्दों से उसको और भी तकलीफ पहुंचाते हैं। इसलिए वह अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती। डॉक्टर की बातें सुनकर वीरेश अपराध बोध से भर उठा और उसे सुबह की बातें याद आने लगी कि किस तरह उसने नित्या को मम्मी पापा के साथ मिलकर सुनाया था। मैंने तो उससे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि तुमने कुछ खाया या नहीं, या फिर तुम पूरे दिन कैसे मैनेज करोगी। उसने अपनी गलती मानते हुए डॉक्टर से उसके इलाज की पूरी जानकारी ली। उसे अपने साथ घर लेकर आया और उससे कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती घर का कोई काम नहीं करोगी, सारा काम हम सब लोग मिलकर संभालेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले है। पहले ही मेरे रूखे बर्ताव की वजह से तुम्हारा यह हाल हो गया है। वीरेश की बातें सुनकर नित्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज उसे बहुत अच्छा लगा। कम से कम पति ने उसकी तकलीफ तो समझी। बेटे की बातें सुनकर सास ससुर भी समझ गए अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए थोड़ा बहुत तो काम उन्हें भी करना पड़ेगा। दोस्तों, क्यों एक बहू को, एक माँ को, एक पत्नी को बीमार पड़ने का कोई हक नहीं होता। हर कोई उससे यही उम्मीद क्यों रखता है कि वह हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। क्या वह इंसान नहीं? मशीन को भी आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन एक औरत को क्यों नहीं? जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।